प्रधानमंत्री की दो अच्छाइयाँ मुझे बताइए, जो उनकी दो नीति, युवाओं के लिए पकौड़ा योजना और अरबपतियों के लिए भगौड़ा योजना। महंगाई की मारी जनता करती हाहाकार, कहाँ सोया है चौकीदार? चौकीदार किसका चौकीदार बन गया? अडानी और अंबानी का चौकीदार बन गया। प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि 80 करोड़ लोग भूखे नंगे हैं, कौन रात? ठीक, अगर 80 करोड़ लोग यहाँ पे भूखे नंगे हैं, ये देश विश्वगुरु बन रहा है। आप बताइए, शिक्षा के क्षेत्र में भारत कहाँ पे है? विज्ञान के क्षेत्र में भारत कहाँ पे है? बेरोजगारी के क्षेत्र में भारत कहाँ पे है? स्वास्थ्य के क्षेत्र में भारत कहाँ पे है? विज्ञान के क्षेत्र में भारत कहाँ पे है? आप बताइए। मैं मानता हूँ कि डंके बजते हैं, लेकिन विदेश में जाने के बाद साहब आरती किसकी उतारी जाती है, ये आप लोगों को जानने की जरूरत है। दोस्तों को बता दें, जैसे जैसे 2024 का चुनाव करीब आ रहा है, तमाम राजनीतिक पार्टियां अपने तौर से प्रचार कर रही हैं, लेकिन एक मरतबा फिर से तुष्टीकरण की राजनीति शुरू हो गई है। नफरत की राजनीति, जातिवाद की राजनीति। अचानक से औरंगजेब फिर से आ गए हैं सियासत में, जिंदा होकर नहीं, सियासत में। उन पर लगातार आरोप लग रहे हैं कि उन्होंने मंदिरों को तोड़ा, ये तोड़ा, वो तोड़ा। जिस वक्त बेरोजगारी, महंगाई की बात करनी चाहिए, उस वक्त औरंगजेब को सारा इल्ज़ाम दिया जा रहा है कि जो कुछ भी गलत हुआ इस देश में, या तो नेहरू की वजह से या तो औरंगजेब की वजह से। हमारे साथ इस वक्त सबसे मशहूर और चर्चित चेहरा अनुराग ओझा मौजूद है। अनुराग, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। अनुराग, सबसे पहला हमारा सवाल ये है आपसे कि 2024 का चुनाव आ रहा है, उसको कैसे देख रहे हैं? किन किन मुद्दों पर इलेक्शन होना चाहिए आपके साथ? देखिए, जो वास्तविक मुद्दा देश का है, महंगाई, बेरोजगारी, और मतलब आए दिन किसानों को पीटा जा रहा है सरकार के द्वारा या सरकार के प्रशासन के द्वारा, तो वही मेन मुद्दा होने वाला है। महंगाई और बेरोजगारी तो वास्तविक मुद्दा है जिससे सरकार कहीं ना कहीं परे हटे। वर्तमान सरकार को लग रहा है कि सब कुछ चंगा है, लेकिन उन्हें नहीं लगता है, उनको पता भी नहीं है कि सड़क पे बेचारा किसान नंगा है। बेटियों को मतलब आए दिन इन्हीं के लोग नोचने का काम करते हैं। ये सब सोचने का विषय। प्रधानमंत्री जी को एक सत्ता की इतनी भूख हो गई है कि उनको सामने कुछ दिखता नहीं, चाहे वो किसान हो, चाहे जवान हो, चाहे संविधान हो। उनको दिखती है तो कुर्सी, मतलब कुर्सी की लालच हो गई। लेकिन मोदी जी का तो नारा है ना, जय जवान, जय किसान, जय पहलवान। नहीं, देखिए, जय जवान, जय संविधान, जय किसान, जय पहलवान, जो उनका नारा है पूर्ण रूप से खोखला है। अगर वो जय जवान का नारा लगाते तो अगर अभी कोई आर्मी का जवान ना या बीएसएफ का जवान अगर कुछ बोल देना कि साहब आपने वर्दी का कपड़ा ठीक नहीं है, तो उसको ज़रूर आतंकवादी घोषित कर देंगे। अगर कोई किसान बोल देना कि साहब आपने यूरिया महंगी कर दी है, तो उसको खालिस्तानी बोल देंगे। अगर कोई पहलवान, अभी देखा ही है आपने पहलवानों की क्या लीला सुनाई, पहलवानों की गाथा जो सुनाने लगेंगे तो पत्थर भी आंसू बहाने। प्रधानमंत्री जी के सामने ही बेटियां बोल रही हैं कि हमारा यौन शोषण हुआ है, लेकिन फिर भी प्रधानमंत्री जी खामोश हैं। प्रधानमंत्री जी उस पर एक ट्वीट नहीं कर पाते हैं। ये देश से बेईमानी करने का काम अगर कोई करता है तो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी करते हैं। अभी बृजभूषण ने कहा ना कि अगर कोई आपके पास प्रूफ हो कि हमने यौन शोषण किया तो हमारे पास ला कर दीजिए। एक चीज़ बताइए पत्रकार महोदय, आप एक काबिल पत्रकार हैं और आपके मुंह से ये बात शोभा नहीं देती है। मेरा मानना ये है कि कोई लड़की का मेरा सवाल है, उन्होंने ऐसा कहा है। सर, मैं बता रहा हूँ कि कोई लड़की कैमरा लेके तो जाएगी नहीं कि देख लो ये हमारा यौन शोषण कर रहे हैं, या फिर कोई रिकॉर्डिंग या ऐसा तो कुछ होता नहीं है ना। प्रधानमंत्री जी को इस पे संज्ञान लेना चाहिए और एक ऐसी बैठक बैठानी चाहिए कि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। क्या लगता है 2024 मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे? जिस तरह से आरएसएस का बयान आ रहा है, देखिए, कि मोदी जी के जो करिश्माई नेतृत्व है वो खतरे में। बिल्कुल, कमल का फूल हमारी जो भूल थी उसको अब देश की जनता दोबारा नहीं दोहराना चाहती है। देश की जनता चाहती है कि वो ऐसा इकलौता प्रधानमंत्री बने जो वाकई में गरीब जनता की आवाज़ उठा सके, वाकई में महिलाओं की आवाज़ उठा सके। लेकिन एक ऐसा प्रधानमंत्री बन गया है जो न महिलाओं की बात सुनता है, न किसानों की बात सुनता है तो अडानी जी की बात करता है, अंबानी जी की बात करता है, अपने नेताओं को। मोदी जी ने नारा तो दिया था ना कि जो हवाई चप्पल पहने उनको हवाई जहाज से सफर कराएंगे। मैंने क्या कहा कि उनका नारा था कि हवाई चप्पल पहनने वाले को हवाई जहाज में बैठेंगे, वो भी नारा उनका खोखला था। उन्होंने कहा $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था तैयार करेंगे। आप बता दीजिए कि कितने $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था तैयार हुई। उन्होंने कहा कि 2 करोड़ रोजगार हर साल देंगे। मैं प्रधानमंत्री जी को तब मानता जब वो कम से कम 9 साल में 2 करोड़ रोजगार दे देते। 9 साल में तो 18 करोड़ रोजगार होने चाहिए। प्रधानमंत्री जी से 2 करोड़ रोजगार नहीं हो पाए। प्रधानमंत्री जी ने कहा किसानों की आय हम दोगुनी करेंगे, तो हमने सोचा हो सकता है किसानों की आय दोगुनी हो जाए। भैया, गेहूँ चावल जो 30 और 35 रुपये में बिक रहा था 60 और 70 में बिकने लगे। लेकिन प्रधानमंत्री जी ने किसानों की आय नहीं दोगुनी करी, यूरिया और खाद्य पदार्थ जितने हैं उनका आय रेट दोगुना कर दिया। प्रधानमंत्री जी ने कहा कि डीजल पेट्रोल की बढ़ती दामों को देख के गरीबों का कमर टूट रहा है और कांग्रेस की सरकार जो महंगाई की मान नहीं ले रही है।
तो हमें ये लगा कि प्रधानमंत्री जी आएंगे, हो सकता है कि कांग्रेस महंगाई की मां न लेती हो तो नरेंद्र मोदी, जिनके नाम में मोदी माँ से ही शुरू होता हो, तो वो महंगाई की मां लेंगे। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी सदन के अंदर भी अडानी का लेते, अडानी पे बात करते, अडानी पे भी बात नहीं, मतलब वो सिर्फ और सिर्फ अपने नेताओं को बचाने के लिए, कुर्सी को बचाने के लिए बात करते हैं, महंगाई का मां उनसे भी नहीं करता है। स्मृति ईरानी जी जब सिलेंडर लेके 400 रुपये का सिलेंडर था, 1 रुपया 2 रुपया बढ़ जाता था, तो ये जंतर मंतर पे डोला करती थी। तो मुझे भी स्मृति ईरानी से लगा हुआ, मुझे लगा कि स्मृति ईरानी जी वाकई में देश हित के लिए, महंगाई बढ़ रही है इसलिए ये प्रदर्शन कर रही है। सर आपको याद होगा प्याज में 1 रुपया 2 रुपया बढ़ जाता था ना, यही स्मृति ईरानी जी मनमोहन जी को चूड़ियाँ दिया करती थी और बैंकों में प्याज जमा करने जाया करती थी। तो विपक्ष में ऐसे नेता क्यों नहीं है जो ऐसा काम कर? आज इसमें विरोध क्यों नहीं कर रहे हैं? सर पूरी बात कर बताइए पहले। बिल्कुल। प्रधानमंत्री मोदी जी के खिलाफ एक चीज़ बताइए कि एक नेता होता है, और जो नेता मतलब पूर्ववर्ती सरकार का विरोध करता था, महंगाई को लेके, बेरोजगारी को लेके, अगर वो नेता अपने ही नेता का विरोध करे तो वो नेता कोई बगावत थोड़ी कर रहा है, वो तो सवाल पूछ रहा है। नेताओं का काम होता है सवाल पूछना, लेकिन उन्हीं के नेता हैं भैया, लश्कर भी तुम्हारा है, सरदार भी तुम्हारा है, तुम झूठ को सच लिख दो, अखबार भी तुम्हारा है, इन सब की शिकायत हम कहाँ करें, अदालत भी तुम्हारी, सब कुछ तो तुम्हारा ही भैया। ये जो मोदी जी तो वह बासी सब्जी है ना, जिस पे आप जैसे पत्रकार ज़बरदस्ती पानी छिड़क छिड़क कर ताज़ा दिखाने की कोशिश करें। अरे सर, विश्व में नाम हो रहा है मोदी जी की वजह से, विश्व में भारत की पहचान हुई तो मोदी जी की वजह से, ऐसा आरएसएस बीजेपी वाले कहते हैं। एक चीज़ बताइए, हम अब कांग्रेस के बारे में आपको बताते हैं कि नेहरू जी ऐसे प्रधानमंत्री थे जिसे अमेरिका, रूस सब अपने अपने खेमे में लाना चाहते थे। हैं प्रधानमंत्री मोदी की वजह से हमारी विदेशों में पहचान हुई है। इसने IIT IIM बना दिया, उसकी वजह से हमारे देश की पहचान हो रही है, प्रधानमंत्री मोदी जी की वजह से हो रही है। आप ये बताइए पत्रकार महोदय। नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, ये आरएसएस और जो विचारधारा से जुड़े हुए लोग हैं वो ऐसा कहते हैं। आरएसएस और बीजेपी दोनों एक ही है। बीजेपी का मतलब समझते हो आप, भारतीय जुमला पार्टी, जो मतलब जुगाड़ू पार्टी है, देश की सबसे बड़ी पार्टी है, देश की सबसे झूठी पार्टी है, जुगाड़ू पार्टी है। सरकार बनती है वहाँ पे भी बनाती है, नहीं बनेगी तो उपचुनाव से बनाएंगे। चाहे वो मोदी जी हों, चाहे देश की सबसे बड़ी पार्टी हो और सबसे अच्छे नेता मोदी जी हों, आप लोग इतना विरोध क्यों करते हैं? हमारा देखिए, हमारा अगर आप कहोगे ना नरेंद्र मोदी से, तो हमारा मोदी से कोई लेना देना नहीं है। हमारा लेना देना है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से। जो प्रधानमंत्री पद पे बैठे हैं वो हमारे बदौलत बैठे हैं, हमने वोट दिया तो इसलिए बैठे हैं वो, तो उनसे हम सवाल पूछेंगे। अगर आप कहोगे तो नरेंद्र मोदी, तो नरेंद्र मोदी से मेरा कोई लेना देना नहीं। सवाल कर सकते हो? नरेंद्र मोदी से हमारा कोई लेना देना, हमारा लेना देना है तो प्रधानमंत्री मोदी जी। अगर प्रधानमंत्री जी आज इसी वक्त अपनी कुर्सी से इस्तीफा दे देना तो अनुराग ओझा उनसे सवाल नहीं पूछेगा। और राहुल गांधी 24 में गद्दी पे बैठेंगे ना, कोई उनसे सवाल पूछे या ना पूछे, अनुराग ओझा अकेला कांग्रेस के सामने खड़ा रहेगा और सवाल पूछे। अरे बनेंगे तब ना, उपलब्धियां नहीं दिखाई दे बनेंगे। 24 में उम्मीद है फिर से मोदी जी आ रहे हैं। सर ये आपकी गलत फहमी है। ये IT सेल जो आप लोगों को मतलब व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से पढ़ाता है, वो एक अफवाह फैला रहा है। 24 में देखना राहुल गांधी जी प्रचंड बहुमत से आ रहे हैं, एक विपक्ष पूरी ताकतवर हो रही है। एक होता नहीं जो पहलवान ज़्यादा ताकतवर रहता है ना, तो सामने वाले को फाइट में। मोदी जी का मंत्रिमंडल ये कहता है कि भारत को सशक्त बनाने का कार्य अगर हो रहा है तो मोदी सरकार में हो रहा है। आप एक चीज़ नोट करिए कि 1947 में जब अपना देश आज़ाद हुआ, तब से अपना देश सशक्त था। अपना देश कभी कमज़ोर नहीं हुआ। अच्छा, 47 में युद्ध हुआ, 65 में युद्ध हुआ, 71 में युद्ध हुआ, 99 में युद्ध हुआ। सशक्त था तभी तो युद्ध हम सर एक मिनट, युद्ध तभी तो हम जीते। ऐसा तो था नहीं कि गुल्ली डंडा से युद्ध हुआ हो। हैं हमारे पास ताकतें थी, हमारी सेना भी मजबूत थी, हमारा देश शुरू से मजबूत था। ये उनके मंत्रिमंडल का और इनका सबका इजुल फिजुल का बयान है। ऐसे बयानबाजी देना मतलब कि देश से ही गद्दारी कर। लेकिन आप ये देखिए ना, विदेशों में जाते हैं तो बड़े बड़े नेता, दिग्गज नेता, तमाम अन्य पार्टियों के नेता और विदेशी नेता सब उनके पैर छूते हैं और उनका आशीर्वाद देते हैं, सेल्फी लेते हैं उनके साथ। इतना छोटा तो हमारा कान भी इससे बड़ा होगा। हाँ। इतना छोटा वो देश है जो कि प्रधानमंत्री मोदी जी के पैर छू रहे थे। हाँ। अरे भाई मोदी जी ने उस समय, मैं मानता हूँ कि कोरोना के समय तो उसकी मदद की। आप मेरी मदद करोगे, मैं आपको भी नमस्ते करूंगा। जो भाई तो आपके हिसाब से इसमें कोई बड़ी बात नहीं है? उसमें कौन सी बड़ी बात है? अरे राजीव गांधी को तो अमेरिका का राष्ट्रपति आता था। ये साहब चलिए साहब, बिल्कुल गाड़ी खोलता था, गाड़ी खोलता था, समझ रहे हो ना? गाड़ी खोलने का काम कौन करता है? PA करता है, नौकर करता है। हाँ, अमेरिका में ऐसा दबदबा था कांग्रेस का। इतना बड़ा इंटरव्यू होगा, मोदी जी की उपलब्धियों के बारे में एक शब्द नहीं बोला आपने। सर उपलब्धियां आप गिनवा दीजिए मुझे। मुझे आपको कुछ भी अच्छा नहीं लगता? मैं बता रहा हूँ, कोई अच्छा ही बताइए। प्रधानमंत्री की 2 अच्छाइयाँ मुझे अच्छी लगती है, बताइए। जो उनकी 2 नीतियाँ, युवाओं के लिए पकौड़ा योजना और अरबपतियों के लिए भगौड़ा योजना। तीसरी कोई योजना उनकी पूर्ण रूप से भारत में लागू हुई है। अच्छा, आपको नहीं लगता कि मोदी सरकार जो है
देश हित में काम कर रही है, देश का मान सम्मान गौरव मर्यादा एक चीज बढ़ाने का बताइए, काम एक कर चीज रही है। बताइए कि देश हित में अगर काम होता तो देश की संपत्ति बिकती नहीं। हैं? क्या बिका? क्या बिका? रेल बिका नहीं बिका, तेल बिका नहीं बिका, मतलब आकाश से लेके पाताल तक जो कुछ भी था सबका सब प्रधानमंत्री ने बेच दिया। आप रेल बेच ऐसी दिया, कोई भी तेल बेच सरकार दिया, गिना बिका हवाई दीजिए। अड्डा, और ये सब बिकता देख के खुश है अपने जेपी नड्डा। महंगाई की मारी जनता करती हाहाकार, कहाँ सोया है चौकीदार? चौकीदार किसका चौकीदार बन बैठ गया? अडानी और अंबानी का चौकीदार बन गया है। प्रधानमंत्री जी ने कहा मैं भी चौकीदार हूँ। अब भैया कुछ लोग जो अंधभक्त थे उन्होंने भी अपने ट्विटर हैंडल पर, फेसबुक हैंडल पर लिखा और मैं भी लोग चौकीदार टी शर्टें पहन के घूमा करते थे किसको चौकीदार। अनभक्त बोलते हैं आप? हूँ। सर आप पहले पूरा कर लीजिए अपना बयान। लोग आम जनता मोदी जी को इतना काबिल करती, हर टी शर्ट पे लिखा था मैं भी चौकीदार। शायद आपने भी अपने ट्विटर हैंडल पे लिखा होगा मैं भी चौकीदार हूँ। आप जैसे ही पत्रकार की वजह से आज अपना देश घृत में जाता नजर आ रहा है। आज अपना देश डिमोनेटाइज जिसे कहते हैं, डिमोनेटाइज हो रहा है ना, तो ऐसे पत्रकार। अच्छा, अगर सवाल पूछ ले तो नहीं पत्रकार सर, सारे मैं सब क्या कुछ बता पत्रकार ही मैं गलत क्या होते बता हैं। रहा हूँ सर कि देश की बर्बादी का सबसे बड़ा अगर कोई कारण है तो जितनी भी मीडिया है सब, अगर मीडिया वाले सरकार से सवाल पूछना शुरू कर दें, देश अगले 24 घंटे के अंदर विश्वगुरु न बने तो क्या? और मोदी जी बना रहे हैं, उस पर आपको यकीन सर नहीं? मोदी जी क्या विश्वगुरु बना रहे हैं? क्या विश्वगुरु बना रहे बता दो। विश्वगुरु में तब मांगता सबसे मजबूत लीडर हैं एक चीज बताइए, प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि 80 करोड़ लोग भूखे नंगे हैं, उनको हम राशन दे रहे हैं, ठीक। अब अगर 80 करोड़ लोग यहाँ पे भूखे नंगे हैं तो ये देश विश्वगुरु बन रहा है, आप बताइए। शिक्षा के क्षेत्र में भारत कहाँ पे है? विज्ञान के क्षेत्र में भारत कहाँ पे है? बेरोजगारी के क्षेत्र में भारत कहाँ पे है? स्वास्थ्य के क्षेत्र में भारत कहाँ पे है? विज्ञान के क्षेत्र में भारत कहाँ पे है? आप बताइए। अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे भारत को मजबूती मिल रही है। ये सिर्फ और सिर्फ जितने भी ये हैं आईटी सेल के लोग ये दिखा रहे हैं, और जो गोदी मीडिया है वो दिखा रही है। ये कहते हैं कि विदेशों में इनके डंके बज रहे हैं। मैं मानता हूँ कि डंके बजते हैं, लेकिन विदेश में जाने के बाद साहब आरती किसकी उतारी जाती है ये आप लोगों को जानने की जरूरत है। डंका का जैसे कोई होता नहीं कि राजा महाराजा आता है तो पहले डंका बजता है, और उसके बाद में भगवान का या फिर राजा महाराजा का प्रवेश होता है, और राजा महाराजा या भगवान जाते हैं तो उनकी आरती उतारी जाती है। ठीक उसी प्रकार अभी आपने देखा होगा कि अमेरिका में राहुल गांधी जी गए, अब आरती उतारी गई साहब या नहीं उतारी गई ये आप क्लियर कर दीजिए। आरती उतारी गई। आरती उतारी गई। अब आप बताइए डंका किसका बज रहा है और आरती किसकी उतारी जा रही है? ये भैया देश की 135 करोड़ जनसंख्या को समझने की जरूरत है। राहुल जी को फेवर इतना क्यों कर रहे हैं? मैंने कहा फेवर किया। देखिए सच्चाई छिप नहीं सकती है बनावट के उसूलों से, और खुशबू आ नहीं सकती कभी कागज के उसूलों से। तो क्या जो आपको सच्चाई लगता है है, वो क्या बयान आपको करना लगता है कि जो राहुल गांधी हैं इससे पहले 2014 के जो 2019 के पहले राहुल गांधी हैं और अब 2022 मैं क्या में बताऊं, राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा जब कर रहे थे उसके बाद तो उनके अंदर उन्होंने कहा कि मेरे अंदर का राहुल गांधी मर चुका है। और मैं वाकई में मानता हूँ यार, पहले वाला राहुल गांधी नहीं है। नहीं है, मैं मानता हूँ। हाँ वो नहीं है भाई साहब। अब कौन सा अरे राहुल कहीं भी जाता है लोग यार खड़े हो जाते हैं उसके, लोग इंतजार बेसब्री से करते हैं। बारिश में आपने देखा होगा कि भारत जोड़ो यात्रा के समय बारिश हो रही थी, गरज रहा था बादल, धड़ 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 धड़, लाखों की भीड़ उसे सुनने के लिए तैयार थी। हैं राहुल गांधी भाई एक नया कौन बनकर निकले हाँ। हैं? अगर यही मोदी जी की जब तारीफ होती है तो आप जो मोदी जी की तारीफ करते हैं आप उनको अंधभक्त कह देते नहीं हैं। अब एक चीज़ बताइए, मैंने अंधभक्त की बात नहीं की। प्रधानमंत्री जी पंजाब जा रहे थे और बारिश की वजह से 5 लोग भी उनकी रैली में नहीं आए, हैं तो पुल पे काफिला रोक दिया कि वहाँ मतलब बहुत दिक्कत हो रही, बहुत परेशानी है, हम नहीं जा सकते, खतरा है। अब एक चीज़ बताइए कि उनको खतरा लगा था, हैं साहब ने ये नहीं बताया, और आईटी सेल ने ये बेईमानी की कि उस कुर्सी पे 5 लोग भी नहीं बैठे थे। उनके कार्यकर्ता, उनकी जो हरी झंडी और उनका जो टी शर्ट पहनने वाले लोग थे वो भी बारिश से बच के भाग जरा वो भी बता दो, जो बाइडन पीछे पीछे घूम रहे थे ऑटोग्राफ के लिए। मोदी प्रधानमंत्री जी के हाँ। पीछे पीछे ऑटोग्राफ लेने के लिए घूम रहे थे एक जो चीज़ बाइडेन। बताइए, एक चीज़ वो इनका बताइए। सवाल है। हाँ मैं एक चीज़ बताता हूँ कि जैसे मतलब कुछ लोग होते हैं भाड़े के लोग, भाड़े के लोग समझ रहे हो, जो बाइडेन भाड़े के लोग भाड़े हैं। के बता रहे हो। जो बाइडेन भाड़े के लोग हैं, भाई बिल्कुल जो राष्ट्रपति है अमेरिका का। राष्ट्रपति हैं, ठीक है, तो हम क्या करें कि वही भाड़े के ही लोग हैं, वो उनके पीछे लगे हैं, साहब जी सेल्फी वो करना है, साहब जी ये करना है, साहब जी वो करना है। विश्व के सबसे बड़े स्तर और सबसे बड़े देश के वो राष्ट्रपति हैं अमेरिका और आप उन्हें भाड़े के बता रहे हैं। मैंने क्या कहा, मैंने कहा कि भाई एक चीज़, आप राष्ट्रपति हो, राष्ट्रपति बड़ा होता है प्रधानमंत्री बड़ा, राष्ट्रपति बड़ा होता है, और वो दिखावा करने के उनके पीछे चले होंगे, अपना एक होता नहीं कि फाइल वाइल लेके चले होंगे, तो आप जैसे पत्रकार जो आईटी सेल के लोग रहे होंगे वो दिखा देंगे साइन मांग रहे हैं, साइन मांग रहे हैं। अरे अरे अंजना दीदी ने बताया कि शांत रहिए सर, हमने उस पे बताया कि भाड़े के लोग रहे होंगे जिन्होंने वो दिखाया। कार्यशैली पसंद आती है लोगों हाँ, को, मैं तभी क्या तो करूं, उनका पीछा कर प्रधानमंत्री रहे जी की हैं। जो कार्यशैली है आप उपलब्धियां गिनवाइए। सुधीर चौधरी ने दिखाया, अंजना दीदी अरे ने भैया दिखाया। तिहाड़ी तिहाड़ी की यार बात मत अनुराग, करो, मैं कह रहा हूँ वास्तविक मुद्दों पे बात करो। हमारा सवाल ये है कि 2024 का चुनाव है, तमाम राजनीतिक जो विपक्षी पार्टियां हैं एकजुट हो रही हैं। बिल्कुल। इलेक्शन कैसे होगा? क्या आपको लगता है कि एकजुट हो जाएंगे? अगर एकजुट हो जाती हैं एकजुट तो अगर क्या हो जाएंगे तो अपोजिशन का एक नेता
विपक्ष एक सीट पर विपक्ष का नेता और एक सीट पर बीजेपी का नेता होगा। देखिए विपक्ष पे मतलब विपक्ष जब मजबूत हो जाएगा तो ऐसे ही होगा जैसे मतलब एक सीट पे क्या है मतलब सब लड़ेंगे अपनी अपनी सीट से और बाकी जो होगा विपक्ष का टोटली जितनी पार्टियां हैं, जैसे एक सीट पर समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, आरजेडी सब एक होकर किसी एक नेता को टिकट दे रही हैं और इधर से बीजेपी। क्या इस तरह चुनाव होगा? आपको लगता है कि तमाम राजनीतिक पार्टी एक हो जाएंगी? ये पार्टी तय करेगी, मैं इस पे कमेंट बाजी या पुष्टि नहीं करूँ। ये पार्टी आखिर में क्या मैसेज देना चाहेंगे देश की जनता को? आखिर में हम तो ये कहते हैं कि जो भैया जनता की बात करे, जो आपके हितों अधिकारों की बात करे, आप लोग उसे वोट दो। भारतीय जनता कौन पार्टी है? वो कौन है? वो कांग्रेस है, वो पूरा विपक्ष है और कमल का फूल जो हमारी भूल है, अगर उसे गलती से दोबारा दोहरा दिया तो ये भारतीय जनता पार्टी के लोग पूरे संविधान को बदल के रख देंगे SC ST OBC माइनॉरिटी के लोगों को। और भैया मुसलमान अगर मुझे सुन रहे होंगे ना तो अमित शाह जी ने कहा है ना कि आरक्षण आपका खत्म कर देंगे किसी भी हालत में, तो वो आपका आरक्षण भी खत्म कर देंगे। और जिस दिन संविधान और आरक्षण से खिलवाड़ हुआ तो उस दिन अनुराग ओझा भाजपा लगातार दावा दे रही है, 24 में फिर से आ रहे हैं। 24 में मजबूती से आ रहे हैं, भाजपा लगातार दावा दे रही है। देखिए मजबूती से आ रहे हैं, ये जनता तय करती है। वोट जनता को देना होता है, आप जैसे पत्रकार वोट नहीं देते हैं। ये जनता तय करेगी किसकी सरकार आ रही है, किसकी सरकार नहीं आ रही है।